वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड की तमाम खबरों की बात करेंगे खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। आपको ये भी बताएं कि कार्यक्रम में 28 लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाया गया और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मोदी जी का बहुत धन्यवाद, बहुत उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी विषयों पर, चाहे वो हमारा जीएसटी कंपनसेशन का मामला हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट से जुड़े हुए मामले हो, बिजली परियोजनाओं की बात हो, मानस खंड मंदिर माला मिशन की बात हो, या नगरी हरिद्वार को जो है एक नए स्वरूप में विकसित करने की बात हो, सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से सभी विषयों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन लिया है। सभी का सकारात्मक रूप से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो उत्तराखंड के साथ एक विशेष लगाव है और लगातार वो उत्तराखंड के बारे में स्वयं भी चिंता करते हैं कि कौन से काम कितने आगे बढ़े हैं, लगातार उनकी समीक्षा करते हैं। मैं कहूँगा कि सबका मार्गदर्शन मिला है, सबका स्नेह मिला है और हम उसको एक ऊर्जा के रूप में बदलकर और तेजी से काम। और वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड में कांग्रेस 27 जून को आंदोलन करने जा रही है। आपको ये बताएं कि ये आंदोलन कांग्रेस पूरे देश भर में करने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के साथ धोखा है और इसी के विरोध में हमने यानी कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध करने का फैसला लिया है। ये सत्याग्रह किया जाएगा क्योंकि राष्ट्र खतरे में, हमारे पार्टी का ये मानना है। और राहुल जी ने भी यही संदेश दिया है कि ईडी और सीबीआई पे ध्यान ना दें, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मनोबल तोड़ने के लिए कोशिश हो रही है। आप लोग सत्याग्रह के माध्यम से जो अग्निपथ योजना है इसका विरोध करें, क्योंकि इससे राष्ट्र का आंतरिक रूप से भी राष्ट्र को खतरा है और बाहरी रूप से भी राष्ट्र को खतरा है। इस समय नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका जैसा छोटा सा देश भी आंखें दिखा रहा है और सैनिकों के साथ, युवाओं के साथ भी ये छल है और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कुछ विभागीय सचिव कुर्वे के बीच घमासान जारी है। आपको बताएं कि जहां मंत्री रेखा आर्या सचिव के ट्रांसफर को लेकर दिए जा रहे बयान पर सख्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सचिव इसे सही ठहरा रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रेखा आर्या पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि अधिकारी ने हर सीमा में रहते हुए अपना जवाब दिया। अगर किसी योजना को लेकर नेताओं के बीच दरार है तो वो सही है, लेकिन हमेशा ट्रांसफर को लेकर ही लड़ाई होती है। अधिकारियों की अपनी एक सीमा है बोलने की और उस सीमा में रहते हुए अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर कोई योजना जो माननीय मंत्री जी ने बनाई है या सरकार ने बनाई है, उनका क्रियान्वयन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, अगर कोई योजना धरातल पर ठीक से काम नहीं करे, तो उसमें तो आपको अधिकारियों से नाराज़ होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा जो ये झगड़े होते हैं ट्रांसफ़र्स को लेके होते हैं। आखिर ट्रांसफ़र्स में ऐसा क्या घालमेल है जिसमें माननीय मंत्री जी को या किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है, ये समझने वाली बात है। और अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को टाइट करने का, उनके ट्रांसफर्स करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कार्य को धरातल पर उतारने का काम यही अधिकारी लोग करते हैं, यही कर्मचारी लोग करते हैं। तो ये अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का मामला है, इसमें ज़्यादा मंत्रिमंडल को नहीं बीच में आना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दरअसल आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, जिसके चलते वो जिला अस्पताल पौड़ी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बिना प्रोटोकॉल के ही पहुंच गए, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी तक को नहीं थी। और इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब सभी जिलों में डायलिसिस सेवा शुरू कर दी जाएगी और साथ ही आने वाले 10 से 15 दिनों में ये सेवा
सेवा जिला मुख्यालय पौड़ी में भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में करीब 23 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर सेंटर की भी स्थापना की जा रही है, जिससे कि लोगों को दूसरी जगहों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार जिला मुख्यालयों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए ठोस प्रयास कर रही है। देखिए, आज मैं जिला हॉस्पिटल इसलिए आया था कि यहाँ पे डायलिसिस सेवा देने वाले हम बहुत जल्दी, और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में हम इसका उद्घाटन कर देंगे और अब डायलिसिस के मरीजों को जो है यहीं पे इलाज हो जाएगा। और हमारी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है कि प्रत्येक ज़िले में डायलिसिस केंद्र बन गए हैं और पौड़ी ज़िले में बहुत जल्दी बन जाएगा। और एक CCB भी दे रहे हैं हम पौड़ी को, केयर सेंटर जो बड़ा है, लगभग 23 करोड़ रुपए का क्रिटिकल केयर सेंटर दे रहे हैं। उसके लिए भी जगह का आज मैंने देखा है चयन करने के लिए, और लगभग 500 मरीजों का इलाज यहाँ पे पर डे हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है और अच्छे से अच्छे प्रयास हम कर रहे हैं कि भाई लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। मसूरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस दिन को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मना रही है, और इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल ने आपातकाल के बारे में लोगों को बताया कि किस तरह इमरजेंसी के दौरान लोगों पर अत्याचार किए गए थे। जैसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको दबाने के लिए उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की। आम आदमी के अधिकारों को खत्म किया गया जितनी भी, और ये कहा गया कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से हमने ये लोगों जो विरोध हुआ उसमें हमें यहाँ जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी। मगर जिस तरीके के अधिकारों का जिस छीना गया, एक दमन था, एक हिटलर की तरह कांग्रेस ने उस वक्त लोगों का दमन किया। 6 जून 1975 को जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा जो प्रजातंत्र है उसका गला घोटा गया निजी स्वार्थों के लिए, इसीलिए जिस तरह से आपने देखा होगा उस तरह जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको निरस्त कर दिया गया। उस समय रामलीला मैदान में रात को वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए सरकार के खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए रात को ही इमरजेंसी लागू की गई और 21 महीने तक वो इमरजेंसी लागू रही। उसमें चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जो भी जिन्होंने भी सरकार का विरोध किया उनको जो है जेलों में ठूस दिया गया, उनके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए। इस विरोध में हर साल 25 जून को जो है काला दिवस मनाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति, केदार सभा और जिला प्रशासन ने प्रवेश द्वार और परिक्रमा सीमांकन के लिए संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया। दरअसल मंदिर परिसर में काफी समय से मंदिर के प्रवेश द्वार और परिक्रमा पथ की मांग की जा रही थी, और केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि मंदिर की परिक्रमा का सीमांकन होने के बाद यात्री परिसर में जूते चप्पल नहीं ले जा सकेंगे। प्रवेश द्वार निर्माण हो जाने से सभी की भावनाओं का सम्मान हो पाएगा। इस अवसर पर SDM योगेंद्र सिंह, मंदिर समिति के RC तिवारी और केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला समेत समस्त तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। और वहीं देहरादून में अवैध रूप से की गई प्लांटिंग पर MDDA का शिकंजा कसता ही जा रहा है। दरअसल शिमला बाईपास रोड में बिना अनुमति के अवैध रूप से आवासीय प्लॉट और लगभग 5 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की गई है, जिसे प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। वहीं एक अन्य प्रकरण में ग्राम मेहंदीपुर शिमला बाईपास रोड पर भी लगभग 22 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली और उसे भी बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया।
वैसे तो पूरे वर्ष का भी बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 महीनों में इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया है और लगभग 600 बीघा की प्लॉटिंग हम ऋषिकेश या पछवादून, देहरादून और शिमला बाईपास होते हुए जो परवादून का क्षेत्र है उसमें ध्वस्त कर चुके हैं और लगातार अभी ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें काफ़ी और लोगों के खिलाफ भी अभी नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर आदेश जारी हुए हैं और जैसे ही सभी पे आदेश ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाते हैं सचिव साहब या जॉइंट सेक्रेटरी साहब की ओर से, तो उनको भी ध्वस्त कर देंगे। लक्सर तहसील के खानपुर के दल्लावाला गांव में एक पागल सांड ने किसान को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया और इसी घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। दरअसल आपको बताएं कि रोजाना की तरह किसान अपने खेत पर जा रहा था कि तभी सामने से आ रहे सांड ने जानलेवा हमला कर दिया और किसान के गिरने के बाद भी सांड ने हमला किया। आसपास के लोगों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने तब तक किसान को मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुबह का टाइम 6 बजे करीब मेरे पापा जी बुक जोड़ के वहाँ गए थे खेत में, फिर उधर से बाजार आया सांड, मतलब ये जो है वे आया है। पहले तो बेल हमला बोला, फिर बेल तो कहा भाग, फिर मेरे पापा जी को टक्कर मारी। फिर हमने 108 पे फ़ोन किया, 108 आई है, फिर इतना हॉस्पिटल लोग गए इतना। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन नियंत्रण के मद्देनजर सचिवालय के आपदा नवीनीकरण और प्रबंधन केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया की भूमिका को देखते हुए मीडिया के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। आपको ये भी बताते चले कि कार्यशाला की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने की और इसी दौरान अधिकारी और स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन ने उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसमें राज्य में आपदा को नियंत्रण में रखने के लिए और उसके लिए उपाय को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से जुड़े लोगों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। वहीं जानकारी के अनुसार राज्य में मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसके चलते राज्य के पहाड़ी इलाकों में दैवीय आपदा का खतरा बना रहता है और उसके लिए सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी ओर आपदा से निपटने के लिए SDRF के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम भी तैनात कर दी गई है और इस दौरान आपदा सचिव आनंद श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मीडिया सूचना का बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मीडिया का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी डिजास्टर में, क्योंकि आपदा आने पर सबसे जैसे हमारे पास सूचनाएं आती हैं हम आपको वो करते हैं, तो किस प्रकार के राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, इससे आम जनता को अवगत कराने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास से पुश सूचनाएं समय की कमी की वजह से शुरू में नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे हमें लगता था हमेशा कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मीडिया के बीच में और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच में, जिससे न सिर्फ आपदा की जानकारी बल्कि आपदा प्रबंधन के राहत और बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इसकी भी हम त्वरित जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता को दे सकें। इसी संबंध में आज की यह कार्यशाला का आयोजित की जाएगी। डोईवाला के बुल्लावाला गांव में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कवायद अब तेज हो चुकी है, जिसके चलते होम्योपैथिक मेडिकल के निदेशक डॉक्टर JN फिरमाल और तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने मौके पर पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया। दरअसल आपको बताते चले कि आयुष मंत्री की तरफ से डोईवाला में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए डोईवाला SDM को जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया था और इसी को लेकर बुलावाला गांव में वन विभाग की खाली पड़ी 5 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान होम्योपैथिक निदेशक डॉक्टर JN फिरमाल ने ये कहा कि ये उत्तराखंड का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें उत्तराखंड की जनता के साथ ही साथ उत्तराखंड से मिले अन्य प्रदेशों के लोग भी फायदा ले सकेंगे। साथ ही ये भी बताया गया कि मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर आयुष विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और जैसे ही ये भूमि आयुष विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी तो तुरंत ही उस पर काम किया जाना शुरू किया जाएगा और साथ ही उम्मीद ये भी जताई गई कि बहुत जल्द ही इसकी नींव भी रखी जा सकेगी।
हाँ जी, तो इनको तो 5 एकड़ ये उत्तराखंड राज्य का जो है पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। ये पिछली बार माननीय आयुष मंत्री जब यहाँ पर आए थे, हरिद्वार में आयुष संवाद के दौरान उनके द्वारा जो है घोषणा की गई थी। इसी के क्रम में जो है यहाँ पे एक नया मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी का नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। इससे जो है डोई वाला क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड, यूपी, यहाँ के लोगों को जो है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो है फायदा मिलेगा। देहरादून में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गढ़वाल रीजन में हल्की तो वहीं कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। आपको ये बताते चले कि 28 और 29 तारीख को टिहरी, देहरादून और पौड़ी में भी तेज बारिश होने की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ खराब मौसम का ध्यान रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख है जून की, और आज जो एक्टिविटी है खासकर जो कुमाऊं रीजन है उसमें कहीं कहीं पर रहेगी। उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि कई जगहों, अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो कुमाऊं के हिल्स है उसमें कहीं कहीं पर रेन थंडरस्टॉर्म आज भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की मध्यम वो देखने को मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रानीखेत की, जहां पर रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दरअसल रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के हाथों ये उद्घाटन हुआ। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा। छावनी परिषद के लोगों को अपने कार्य के लिए बरेली या फिर लखनऊ नहीं जाना होगा। कार्यालय खुल जाने से लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन की भी जमकर सराहना की। कार्यक्रम में कैंट स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, तो वहीं दूसरी ओर अतिथियों के स्वागत में सेना के बैंड ने मधुर संगीत बजाया। आपको बताएं कि सांसद अजय टम्टा, प्रमोद नैनवाल ने खुशी इस दौरान जाहिर की। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा और साथ ही रक्षा संपदा विभाग के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। विश्व में संस्कार का परचम लहराए हैं, बनी रहे। आपका रक्षा संपदा का कार्यालय जो बड़ा है 22 साल बाद देहरादून में खुला, और हम सब ने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करी कि रानीखेत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि वहाँ बरेली जाना पड़ता है और अन्य लोगों को मेरठ जाना पड़ता है मेरे गढ़वाल मंडल से। तो उन्होंने हमारी बात को माना और प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई। कार्यालय के खुलने से यहाँ के जो कैंट के निवासी जो यहाँ निवास करते हैं, जिनके भवन और जिनकी भूमि यहाँ पर है, उन लोगों को बहुत सुविधाएं इस रूप में होने वाली हैं कि उनकी ज़मीन से संबंधित तमाम जो विवाद है या उनका म्यूटेशन है या उनको रजिस्ट्री है या उसकी जो सरलीकृत रूप है आज के ऑनलाइन सुविधा में, वो सब यहाँ मिलेंगी। और मैं माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी और हमारे सांसद श्रीमान अजय टम्टा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अब पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, चाहे वो तराई का उधमसिंह नगर हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, तमाम जो कैंट की जो ज़मीन है इनके संबंधित तमाम विवादों का निपटारा यही होगा और रानीखेत की जनता को उसको विशेष फायदा होने वाला है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को लेकर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि राज्य की संपत्ति विभाग की तरफ से आवंटित किए गए वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। रविंद्र आनंद ने सीधा आरोप लगाया कि कुछ अफसर सरकारी वाहनों को अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जो मामला संज्ञान में आया है कि सरकारी अफसर जो राज्य संपत्ति विभाग की जो गाड़ियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें अपने निजी पशुओं को घुमाने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि जो वाहन है सरकारी, इसमें अफसरों द्वारा घर की साग सब्जी मंगाई जा रही है
और पूर्व में भी ये देखा गया है कि इन गाड़ियों में किस प्रकार से अफसर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाने का काम करते हैं और छुट्टी हो जाने पर वापस घर तक छुड़वाने का काम करते हैं। देखिए, ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित सीमेंट लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान के मुख्य प्रबंधक निदेशक हरिमोहन बांगर को पुरस्कृत प्रदान किए गए। आपको बताएं कि ये पुरस्कार उन्हें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य समेत बेहतरीन निर्माण सामग्री उत्पादन के लिए दिया गया है। इसी पर संस्थान के प्रबंधन अधिकारियों ने जश्न भी मनाया और साथ ही संस्थान के महाप्रबंधक आलोक मुरलिया ने वृक्षारोपण भी किया। आपको ये भी बताएं कि महाप्रबंधक आलोक मुरलिया ने इस दौरान ये बताया कि जिस तरह से 60 देशों की 10,000 उद्योग संबंधित इकाइयों में इसमें हिस्सा लिया और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 50 औद्योगिक इकाइयों में संस्थान का चयन हुआ। ये वाकई में गौरव का विषय है। सामान्य सभी कंपनियों के अगर किए जाए समीक्षा तो टॉप 50 में हमें चिन्हित किया गया है, और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो हम टॉप 30 में हैं। ये दोनों इस चीज को चरितार्थ करती हैं कि हमारे परिवार के मुखिया या नेतृत्व करने वाले जो बांगड़ साहब हैं कि उनकी सोच अपने स्टाफ कामगारों के प्रति बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज का उपयोग करना, बेहतरीन से बेहतरीन उनके लिए खुशहाल माहौल बनाना, जिससे कि हम काम को एक सहर्ष रूप में, खुशी के रूप में स्वीकार करता है हमारा हर स्टाफ। और इन दोनों खबरों के कारण हमारे प्रत्येक कामगार, स्टाफ और मैनेजमेंट के सदस्यों के बीच इस समय बहुत ही अधिक हर्षोल्लास का भाव है, और सभी ये प्रयास कर रहे हैं, जहां हम अभी टॉप 30 में आए हैं, अगले साल जब ये सर्वे हो तो हम देश की बेहतरीन 10 कंपनियों में अपना स्थान बना सकते। और वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिग्लियाल ने शनिवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दरअसल अधिकारियों और कार्यदायी संस्थान को पहले चरण के तहत संचालित निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और ये कहा कि कहीं पर भी समस्या आ रही है तो उसका त्वरित समाधान किया जाए और सितंबर महीने तक पहले चरण के कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इस दौरान उप सचिव ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना करने के बाद उप सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने लूप रोड और BRO बाईपास निर्माण, झीलों का सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट समेत कई निर्माण कार्यों को देखा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।